हेलो स्टूडेंट्स, एम ऑफ यूजीसी नेट जीआरएफ टीजीटी पीजीटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा इस समय सामाजिक विज्ञान क्लास 10 का वीडियो चल रहा है। तो आज हमारा जो वीडियो नंबर 4 है और हम सामाजिक विज्ञान के इतिहास के पोर्शन को इस समय पढ़ा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को आज बहुत बड़ी जानकारी ये देनी है कि आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं। वीडियो आपके यूट्यूब पे आसानी से पहुंच सके, इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बगल में जो घंटी की तरह होता है उसको ज़रूर दबाएं, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत आसानी से आप तक आराम से पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान में देखेंगे कि क्रांतियाँ मतलब क्रांतिकारी कौन थे। पहले तो देखेंगे कि क्रांतिकारी क्या है, कैसे है, कौन थे उस समय जब उदारवादी राष्ट्रवादी में बटा हुआ था समाज। यूरोप में किस प्रकार से राष्ट्र का उदय हुआ, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण किस प्रकार से हुआ, ये भी पढ़ चुके हैं। और राष्ट्रवाद कहते किसे हैं, उदारवादी राष्ट्रवाद कहते किसे हैं, ये तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो ये राष्ट्रवाद है, क्रांतिकारी जो है यूरोप में उस समय 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय से अपने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया गया। यानी जब 1815 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई, तो उसी समय अपने दमन के भय से यानी इन अनेक उदारवादी राष्ट्रवादी थे, ये क्या हो गए, भूमिगत हो गए, यानी छिप गए कुछ दिनों के लिए, अंडरग्राउंड जिसे कहते हो गए, तो भूमिगत हो गए, ताकि उनके अंदर एक भय था कि उनका दमन कर दिया जाएगा, नाश कर दिया जाएगा, उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा। तो अपने आप को बचाने के लिए वो कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो गए, छुप गए। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर आए। अब इसके बाद बहुत सारे यूरोपीय राज्य ऐसे थे जो इन क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देना चाहते थे, यानी इन्हें एक तरह से प्रशिक्षित करना चाहते थे ट्रेनिंग दे करके। तो उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए क्रांतिकारियों को और अपने विचारों का प्रसार करने के लिए, यानी ये जो उदारवादी राष्ट्रवादी थे, इनमें जो क्रांतिकारी कुछ हो गए थे, उन्हें ट्रेंड करने के लिए अनेक क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के विचार से प्रसार करने के लिए एक गुप्त संगठन उभर आए। यानी एक ऐसा संगठन सामने आया जिसकी जानकारी को रहस्यात्मक रखा गया, यानी गुप्त, यानी कि छुपा कर रखा गया। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। यानी उस समय जो क्रांतिकारी थे, तो क्रांतिकारी होने का मतलब ये था कि राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करना। उस समय यानी कि जो यूरोप में नेपोलियन की पराजय के बाद जो उदारवादी राष्ट्र जिनका उदय हुआ सामने उभर कर के आए, तो उन्होंने अपनी जो व्यवस्थाएं दी, अपने जो नियम दिए, उसका विरोध करना था। यानी जो भी क्रांतिकारी होते तो ऐसा लगता इन यूरोपीय संघ के राज्यों को कि ये हमारी राजतंत्रीय व्यवस्था का, यानी जो इन्होंने अपने राज्य में नियम लागू किया है, उसका ये विरोध करेंगे। तो जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी, तो जो वियना की संधि हुई थी, तो उसी के बाद यह राजतंत्रीय स्थापना का स्थापित हुआ था। यानी ये जो क्रांतिकारी थे उनकी स्थापना की गई थी। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। साथ ही यानी यदि ये होना था, स्वतंत्र होना था और मुक्ति के लिए, अपनी स्वतंत्रता और मुक्ति का मतलब भी होता है आज़ाद होना, स्वतंत्र होना। तो स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना यानी अत्यधिक आवश्यक हो जाना अपनी स्वतंत्रता के लिए, और अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहना क्रांतिकारियों के लिए जरूरी था।
यानी अगर क्रांतिकारी बनना है तो अपने आप को स्वतंत्र रखना होगा, आज़ाद रखना होगा, तभी क्रांतिकारी बना जा सकता है। ज़्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आज़ादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। और जो अधिकांशतः क्रांतिकारी ऐसे थे जो राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आज़ादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। यानी जो ये क्रांतिकारी अधिकांशतः थे, अधिकतर जो क्रांतिकारी थे वो राष्ट्र के राज्य मैंने वो चाहते यह समझते थे कि जो राष्ट्र राज्य है, राष्ट्र राज्य की स्थापना करना और उसकी आज़ादी करना ही उनके उनके संघर्ष का करने का मुख्य हिस्सा है। यानी वो राष्ट्र राज्य की स्थापना करने के लिए और उसकी स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए ही क्रांतिकारी बन रहे हैं, ऐसा उन्हें प्रतीत होता था। ऐसा ही वह व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी ज्यूसेपी मैज़िनी। यानी इटली का एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी, इसके बारे में टिप्पणी भी पूछी गई थी। ज्यूसेपी मैज़िनी कौन था, कहाँ का था, क्या उसका योगदान था? तो ऐसा ही वह व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी ज्यूसेपी मैज़िनी। उसका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था। ऐसा ही वह व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी ज्यूसेपी मैज़िनी। यानी जो ज्यूसेपी मैज़िनी था वह इटली का एक ऐसा क्रांतिकारी था, ऐसा ही था जो यह राष्ट्र राज्य की स्थापना करना चाहता था। उनका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था और वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। वह एक ऐसा क्रांतिकारी था जो अपने इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कार्बोनारी नामक संगठन का गुप्त सदस्य बन गया। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। यानी जब वो 24 साल का था, 24 साल का युवावस्था जब उसका था, तो लिगुरिया में क्रांति करने के लिए, लिगुरिया राज्य में क्रांति करने के लिए उसने क्रांति कर दिया था, तो वहाँ से उसे बहिष्कृत कर दिया गया, अर्थात उसे वहाँ से निकाल दिया गया। तत्पश्चात उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की और जब वहाँ से निकाल दिया गया, बहिष्कृत कर दिया गया, उसी के बाद उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की, यानी अंडरग्राउंड होने वाले संगठनों की स्थापना की, जिससे जो क्रांतिकारी ऐसे क्रांतिकारी हों, समय आने पर या कोई विपदा आने पर उन्हें छुपाया जा सके। पहला था मार्सेई में यंग इंग, यानी पहला जो संगठन था वह मार्सेई राज्य में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। यानी पहले का नाम था यंग इटली और दूसरे वर्ग में नाम था यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। यानी इसमें जो सदस्य थे वह पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी राज्यों में एक समान विचार रखने वाला युवा थे। यानी किसी के साथ किसी प्रकार की कोई भेदभाव की भावना इनके अंदर नहीं थी। वो सभी के साथ एक समान व्यवहार रखते थे और सभी के लिए एक जैसा विचार था उनका। मैथ्सनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। यानी मैथ्सनी ऐसा मानते थे कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार, यानी यह गॉड की ही इच्छा है और इन्हीं के अकॉर्डिंग टू गॉड, उन्हीं की इच्छा के अनुसार यह राष्ट्र मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है। माने ये जो राष्ट्र है, यह राष्ट्र में इन मनुष्यों का होना स्वाभाविक है, वह एक इकाई के रूप में है। अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था। यानी जो इटली राज्य था वह छोटे छोटे राज्यों या छोटे से प्रदेशों की तरह पाबंदी में नहीं रहना चाहता था। वह उभर करके एक बड़े राष्ट्र के रूप में, बड़े राज्य के रूप में विकसित होना चाहता था। इसके लिए उसने अनेक प्रकार की कोशिशें करने स्टार्ट कर दिए। उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। यानी वो कई छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर के एक विस्तृत राष्ट्र का निर्माण करना चाहता था और उसने इसके लिए कई गठबंधन को एकीकृत करके एक बड़ा गणतंत्र बनाना चाहा और बनाना ही था उसको। यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था और यह जो एकीकरण होना था, चूँकि
जो इटली का एकीकरण हुआ था वो 5 चरणों में पूरा हुआ था। तो और ये 5 चरणों में छोटे-छोटे राज्यों को मिलाकर के एक बड़े राष्ट्र का निर्माण किया गया था। तो यह जो इटली का एकीकरण हुआ था वो 5 चरणों में हुआ था। तो यह इटली की जो एकीकरण था वह मुक्ति का आधार हो सकता था। यानी वो जो जिन भ्रष्टाचारियों के चंगुल में फंसे हुए थे, जो राजनीतिक अधिकारी थे, जो अपने उदारवादी राष्ट्रवाद अपने आप को ही गॉड समझने लगे थे, वो अपने ही नियम को वो सर्वमान्य समझते थे, तो उससे अपने आप को मुक्त कराना ही इटली का एक मुख्य उद्देश्य बन गया था। उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए। और इटली को ही देख करके, इटली ने जब गुप्त संगठन कायम किया यानी स्थापित किया, तो उसे देख करके अन्य राष्ट्र भी उस एक गुप्त संगठन की स्थापना करने लगे, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड जैसे राष्ट्र थे, जिन्होंने अपने राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, आज़ाद करने के लिए, एक मुक्त शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए कई गुप्त संगठनों की स्थापना की गई। मैत्सिनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से मैत्सिनी ने रूढ़वादियों को हरा दिया। मैत्सिनी एक ऐसा क्रांतिकारी था जो राजतंत्र का घोर विरोध करता था। यानी अधिक से अधिक सबसे बड़ा विरोधी राजतंत्र का मैत्सिनी ही था, जो यह चाहता था कि वह प्रजातांत्रिक गणतंत्र, उसका जो सपना था कि ये जो तंत्र है प्रजातंत्र हो, गणतंत्र हो, तो वह अपने इस स्वप्न को पूरा करने के लिए जितने भी रूढ़वादी उदारवादी जो राष्ट्र राज्य थे उन्हें हरा दिया और अपने स्वतंत्र प्रजातंत्र की स्थापना की। मैटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। मैटरनिख ने मैत्सिनी को एक उपाधि ही दे दिया कि मैत्सिनी क्या था, हमारे सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन था। यहाँ पे देखेंगे हम ज्यूसेप मैत्सिनी और बर्न 1833 में यंग यूरोप की स्थापना। यानी जो ज्यूसेप मैत्सिनी ने 2 गुप्त संगठन की स्थापना किया था, यंग यूरोप और यंग इटली, यहाँ पे स्थापित करते हुए दिखाया गया है। अब हम देखेंगे क्रांतियों का युग। यहाँ से शुरू होती हैं क्रांतियाँ। अपने देश को, अपने राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अनेक क्रांति हुई। इंग्लैंड की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, जर्मनी की क्रांति, ये सारी क्रांतियाँ होती हैं अपने राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए, एक मजबूत अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए, और इसके लिए उन्होंने अर्थ के क्षेत्र में भी होड़ लगा दी थी। तो देखते हैं कि ये क्रांतियों का जो युग था 1830 से 1848 के बीच हुआ। तो जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। इटली और जर्मनी के राज्य इटली और जर्मनी के राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। यानी इनका जो था, रूढ़िवादी व्यवस्था ने अपनी ताकत को, अपने पावर को और अधिक मजबूत बनाने की कोशिश प्रारंभ कर दी। और यूरोप के कुछ अनेक ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। यानी वहाँ पर अनेक क्रांतियों की जो उम्मीद थी वो देखी जाने लगी कि यहाँ क्रांतियाँ हो सकती थी, क्योंकि वहाँ का समाज पूरी तरह से त्रस्त हो चुका था। इटली और जर्मनी के राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। यानी इटली, जर्मनी और ऑटोमन ये साम्राज्य जो थे, आयरलैंड और पोलैंड ये ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर जो राष्ट्रवाद की क्रांतियाँ थी वो लगभग प्रारंभ सी हो चुकी थीं। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया। और ये जो क्रांतियाँ हुई, इटली की क्रांति जो हुई, जर्मनी में क्रांति हुई
आयरलैंड में हुई, पोलैंड में हुआ। तो ये इन सारी क्रांतियों का नेतृत्व जो उदारवादी राष्ट्रवादी थे उन लोगों ने किया, जो शिक्षित मध्यवर्गीय विशिष्ट लोग थे। उदारवादी राष्ट्रवादियों में जो मध्यम वर्ग के लोग थे, जो अत्यधिक शिक्षित थे और विशिष्ट थे, तो इन लोगों ने उन क्रांतियों का नेतृत्व किया। नेतृत्व मतलब नायक, आगे बढ़ने वाले, और जिन्हें देखकर पीछे जो लोग होते हैं वो चलते हैं। तो उन्होंने इस क्रांतियों का नेतृत्व करना प्रारंभ कर दिया। इनमें प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क और वाणिज्य व्यापार में लगे मध्यम वर्गों के लोग शामिल थे। तो मध्यम वर्ग में ज़्यादा शिक्षित वर्ग अक्सर प्रोफेसर होते हैं, स्कूल में पढ़ाने वाले जो अध्यापक होते हैं, क्लर्क जो होते हैं, और वाणिज्य व्यापार करने वाले ये छोटे छोटे जो मध्यम वर्ग के लोग थे, इन लोगों ने इन क्रांतियों का नेतृत्व करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वो लोग जानते थे कि इस क्रांति का साथ देकर, क्रांतियां ला करके ही हम स्वतंत्र हो सकते हैं, हमारा राष्ट्र स्वतंत्र हो सकता है और हम एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। यानी जो फ्रांस में पहला विद्रोह हुआ वो जुलाई 1830 में हुआ। बुर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था। ये बुर्बो राजा जो थे वो 1815 में जब वाटरलू में नेपोलियन की पराजय हो गई, उसके बाद ये रूढ़िवादी प्रतिक्रिया अपना स्थापित करना लोग प्रारंभ कर देते थे। तो सत्ता में यानी गद्दी पर बुर्जो राजा को ही बैठाया गया। उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। तो जो बुर्जो राजा थे वो पूरी तरह से अपनी रूढ़िवादी व्यवस्था को ही बनाए रखना चाहते थे, लेकिन जो ये उदारवादी क्रांतिकारी थे, इन्होंने उन्हें उखाड़ फेंका। यानी उन्होंने उनकी सत्ता ही समाप्त कर दी और अपनी सत्ता की स्थापना कर दी कि उदारवादी क्रांतिकारियों का ही राज्य होगा ताकि हमारा राष्ट्र स्वतंत्र हो सके। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया। जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। यानी उदारवादी क्रांतिकारियों ने जो संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया, उसका अध्यक्ष उन्होंने लुई फिलिप को बनाया। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि लुई फिलिप कौन था? तो लुई फिलिप संवैधानिक राजतंत्र का अध्यक्ष था। मैटरनिक ने एक बार यह टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है। मैटरनिक ने यह बात कही थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब फ्रांस में कोई नया नियम लागू होता है, कोई संगठन स्थापित होता है, तो बाकी यूरोप के जो राष्ट्र हैं वह भी देखा वही कार्य करने लगते थे। जैसे अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि जो गुप्त संगठन की स्थापना प्रारंभ हुई, तो देखा उसका बाकी राष्ट्रों ने भी अपना, जैसे जर्मन ने, पोलैंड ने, इन राज्यों ने भी अपना वो गुप्त संगठन स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। जुलाई क्रांति से ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया और जैसे ही जुलाई में फ्रांस में क्रांति हुई, वैसे ही ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क उठा। तो इसीलिए कहा मैटरनिक ने कि फ्रांस को छींकता देखते ही बाकी यूरोप को भी सर्दी जुकाम हो जाता है, यानी वो भी छींकने का कार्य प्रारंभ कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही जुलाई 1930 में फ्रांस में क्रांति प्रारंभ हुई, वैसे ही ब्रसेल्स में भी क्रांति भड़क उठी, विद्रोह भड़क उठा, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। और जैसे ही ब्रसेल्स में क्रांति भड़की, विद्रोह हुआ, वैसे ही वह यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया, यानी वो एक अलग राष्ट्र बन गया। एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। यूरोप में एक ऐसी घटना घटती है जिससे जितने भी शिक्षित वर्ग हैं उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर भर गई। यानी जितने भी अभिजात वर्ग थे, शिक्षित वर्ग थे, सभी के अंदर अपने राष्ट्र के प्रति भावना का संचार हो गया। यानी सभी के अंदर ये भावना जागृत हो गई कि अब हमें अपना राष्ट्र स्वतंत्र कराना है। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, और वह घटना थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। 15वीं सदी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। 15वीं सदी से ही जो यूनान था वो ऑटोमन साम्राज्य का एक छोटा सा हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 ईस्वी में आरंभ हो गया और यूरोप में जो अपने राष्ट्र
की प्रगति के लिए, विकास के लिए यूनानियों ने अपने आज़ादी के संघर्ष का बिगुल 1821 में बजा दिया। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। यूनान में जो राष्ट्रवादी निर्वासन में रह रहे, यानी जिन्हें निर्वासित कर दिया गया था, जिन राष्ट्रवादियों को, उन्हें यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला। उन्हें पश्चिमी यूरोप के लोगों ने समर्थन दिया, यानी समर्थन मिला दिया। उसके बाद जो प्राचीन यूनानी संस्कृति थी उसके प्रति भी उन्हें सहानुभूति वो रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की। कवियों और कलाकारों ने यूनान को, यानी यूनान में सर्वप्रथम यह घटना प्रारंभ हुई थी, तो वहाँ के जो कवि थे और कलाकार थे उन्हें यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की। यानी जो यूरोपीय सभ्यता का पालन पोषण ये कवि और कलाकार ही कर रहे थे, ऐसा उनका मानना था। और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया, और वह मुस्लिम साम्राज्य के प्रति संघर्ष कर सके, इसके लिए उन्होंने यूनान में एक जनमत, यानी लोगों का एक लंबी भीड़ जुटाई। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध में लड़ने भी गए। इसमें सहयोग देने के लिए अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने अत्यधिक मात्रा में धन को इकट्ठा किया और बाद में युद्ध में भी लड़ने गए, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। अंततः 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। उस समय कुस्तुनतुनिया की घटना सर्वप्रसिद्ध है, सर्वमान्य है। बस यही दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।